हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने डिबगिंग तक का देख लिया था भाई कैसे डिबगिंग होती है। आज हम स्टाइल गाइड के ऊपर देखते हैं वो क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट स्टाइल गाइड। तो वो कह रहे हैं कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट को लिखना है, कैसे कोडिंग कन्वेंशंस हैं, वो इसके बारे में हमें बता रहा है। ऑलवेज यूज द सेम कोडिंग कन्वेंशंस फॉर ऑल योर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स। तो वो कह रहे हैं कि हमें एक स्टैंडर्ड कोडिंग कन्वेंशंस को अप्लाई करना होगा सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। अगर आप लिख रहे हो, किसी एक प्रोजेक्ट को लिख रहे हो, दूसरे प्रोजेक्ट में लिख रहे हो, तो वो सारा एक ही स्टाइल होना चाहिए आपका। अब वो बता रहा है कि कैसे क्या होता है, क्या स्टाइल्स होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कोडिंग कन्वेंशंस आर स्टाइल गाइडलाइंस फॉर प्रोग्रामिंग। They typically cover naming and declaration rules for variables and functions, rules for the use of white space, indentation and comments, programming practices and principles। तो वो ये कह रहा है कि हमें जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं, जैसे वेरिएबल्स का नेमिंग कन्वेंशंस रहते हैं। अभी देखो, जो ये पढ़ा रहे हैं, ये जो हमने W3C स्कूल्स को खोल के हमने पढ़ा है, वो वेरिएबल को सपोज एक्स ले रहा है, वेरिएबल को कुछ कोई वाई ले रहा है, जेड ले रहा है। ऐसे कोडिंग कन्वेंशंस नहीं होते। जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वेरिएबल्स के नाम भी हम ऐसे लिखते हैं कि वो पढ़े जाएं, वो पता लगे उनसे भाई उसमें क्या है। जैसे वो कार का था, कार्स। कार्स एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, एरे बनाया था, जिसके अंदर बड़े सारे मॉडल्स थे, कार्स के मॉडल्स थे। तो वो ठीक है। तो वो उस कोडिंग कन्वेंशंस को हमें अप्लाई करना होगा। दूसरा बात यह है कि कितना हम वाइट स्पेस लें, कितने स्पेसेस लें। मतलब एक सेंटेंस अगर होगा, एक स्टेटमेंट होगा, उसको आगे जाके इंडेंट करें या ना करें, कमेंट्स लिखें ना लिखें, या कोई प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस करें कि कैसे हम सपोज जावास्क्रिप्ट को जेएस फाइल के अंदर डालें, मतलब स्क्रिप्ट टैग के अंदर उसको जावास्क्रिप्ट को ना लिखें। अगर छोटा कोड है, बहुत कम कोड है, 4 लाइंस का कोड है, तो आप लिख सकते हो। पर अगर बहुत ज्यादा कोड है, बड़े सारे मेथड्स हैं, तो आप एक जेएस फाइल को बनाओ, उस जेएस फाइल को इंपोर्ट करो अपने एचटीएमएल पेज पे, और उसको यूज करो। तो ऐसे कई चीजें हैं जो अभी बता रहा है। कोडिंग कन्वेंशन सिक्योर क्वालिटी। तो वो कह रहे हैं कि जब आप कोडिंग कन्वेंशंस करते हो तो आपका कोड जो है सिक्योर होता है। मतलब सिक्योर मतलब कोई उसके अंदर हैकिंग नहीं कर पाता। तो आप क्वालिटी भी मेंटेन करते हो और सिक्योर भी होता है। इम्प्रूव कोडिंग रीडेबिलिटी। मतलब रीडेबिलिटी का मतलब ये है कि आप अगर आपने एक कोड बनाया और हो सकता है वो कोड कोई और उसको बाद में पढ़े। देखिए, एक अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो उधर आपके और भी टीम मेंबर्स होंगे। तो कभी आपको कोई एक प्रोजेक्ट मिलेगा, हो सकता है वही प्रोजेक्ट उनको बाद में 4-5 महीने बाद किसी और को मिले। या आपको कोई और प्रोजेक्ट मिले जो कोई किसी और ने काम किया हो। तो वो अगर हम मतलब आप दोनों ने कोडिंग कन्वेंशंस नहीं किया हुआ, तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी उसको समझने के लिए, और उसको भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए वो कह रहा है कि आप इसको मेंटेन करो कोडिंग कन्वेंशंस को, कि बाद में आपको दिक्कत ना आए या किसी और को दिक्कत ना आए। तो दूसरी बात ये कह रहा है कि हमें जो, देखो ये भी होता है कि बाद में अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, हो सकता है 4-5 महीने बाद दोबारा उसमें कुछ एडिटिंग या कुछ करना पड़ा। तो अगर आपने ठीक से कोडिंग ना लिखी हो, तो आपको भी दिक्कत आ सकती है, आपको भी समझने में दिक्कत आ सकती है भाई मैंने क्या लिखा था उसमें, कैसे लिखा था। तो इसलिए वो कह रहा है कि उसको कोडिंग कन्वेंशंस को अप्लाई करो। अब कोडिंग कन्वेंशंस कैन बी डॉक्यूमेंटेड रूल्स फॉर टीम्स टू फॉलो, और जस्ट बी योर इंडिविजुअल कोड प्रैक्टिस। तो वो ये कह रहा है कि अगर टीम में काम कर रहे हो तो कोडिंग कन्वेंशंस को डॉक्यूमेंट रूल्स बनाना है। तो ऐसे करके हमें अच्छे तरीके से बनाना है कि सबको पढ़ सके, सब पढ़ सके। अब वेरिएबल नेम्स कैसे आपने करना है। एट W3C स्कूल्स वी यूज कैमल केस। तो बड़े सारे स्टाइल्स हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो वो कह रहे हैं हम जो W3C स्कूल्स में मेंटेन करते हैं, वो कैमल केस मेंटेन करते हैं। तो आप भी कोई और भी कर सकते हो, बट अगर करना है तो सारी जगह वही करनी है, मतलब सारे प्रोजेक्ट्स में वही करना है। तो ज्यादातर हम कैमल केस ही यूज करते हैं, मैं भी अपने प्रोजेक्ट्स में कैमल केस ही यूज करता था। अब कैमल केस कैसे होता है। अगर देखिए, आपका जो वर्ड है, वेरिएबल वर्ड है, आपका 2 वर्ड से बनाया हुआ है। मतलब देखो, अभी ये जो है फर्स्ट नेम,
अब फर्स्ट नेम जो है, एफ पहले जो छोटा है, देखो एफ, एफ स्मॉल लेटर्स में है, तो कैमल केस यही होता है कि पहला जो वर्ड है उसको आपने जो फर्स्ट उसका लेटर है उसको आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। बट जो दूसरा वर्ड है, जैसे ये नेम है दूसरा वर्ड, अब वो दोनों चिपके हुए हैं ना फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट का देखो जो पहले पहला लेटर है एफ बड़ा नहीं है, एफ छोटा है, तो कैमल केस में ये कहता है कि पहला जो वर्ड है उसका छोटा होना चाहिए, बाकी जो अगर दूसरा वर्ड है या तीसरा वर्ड है, आपको जो फर्स्ट उसका लेटर है वो कैप्स में होना चाहिए। ये कैमल केस कहता है। देखो कैमल, कैमल को भी उसने सी छोटा लिखा है, और के जब आगे एक और वर्ड आ गया उसके साथ चिपका हुआ केस, तो सी को उसने बड़ा रखा है। तो ये कैमल केस का ये फॉर्मूला है, ये रूल है कि ऐसे करके आपने बनाना है। तो देखो जैसे अब एक ही वर्ड है, देखो प्राइस एक ही वर्ड है तो पी को छोटा लिखा है, टैक्स एक ही वर्ड है तो टी को छोटा लिखा है, टी का छोटा लिखा है। बट अगर ये प्राइस, सपोज प्राइस परसेंटेज होता, प्राइस परसेंटेज होता तो पी, परसेंटेज का पी कैप्स में लिखते और बाकी जो स्मॉल लिखते। जैसे इधर लास्ट नेम, लास्ट को उन्होंने स्मॉल में लिखा, बट नेम को उसने, नेम एन का, एन जो है उसका फर्स्ट लेटर उसने बड़ा लिखा। तो ऐसे करके ये कैमल केस है। तो इसको आपने मतलब अप्लाई करना है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, जब जब आपने कोई डिक्लेयर करना है कोई वेरिएबल को, तो ऐसे ही डिक्लेयर करना है। स्पेस अराउंड ऑपरेटर्स, तो अब वो कह रहा है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं, इक्वल्स टू, प्लस साइन, माइनस साइन, परसेंटेज, जो डिवीजन है, तो उसके अंदर स्पेस होना चाहिए। जैसे देखो लेट एक्स इक्वल्स टू वाई, देखो एक्स एक स्पेस, इक्वल्स टू एक स्पेस, वाई एक स्पेस, प्लस एक्स, प्लस के बाद फिर एक स्पेस। ऐसे भी हम लिख सकते थे एक्स विदाउट स्पेस इक्वल्स टू, फिर विदाउट स्पेस वाई, विदाउट स्पेस प्लस, और विदाउट स्पेस जेड। बट वो कह रहा है कि ऐसे लिखो तो ऐसे रीडेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये हमें स्पेस डालना चाहिए उसके अंदर। या हमने एक एरे को बनाया, तो एरे के अंदर भी यहाँ पे एक स्पेस, एरे का नाम के बाद एक स्पेस, फिर इक्वल्स टू एक स्पेस, फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट ओपन है वॉल्वो, कॉमा, एक स्पेस सैप, कॉमा, एक स्पेस फिएट, और फिर ब्रैकेट ओपन सेमीकोलन। तो ऐसे करके हमें अच्छे तरीके से लिखना चाहिए कि वो रीडेबिलिटी ज्यादा हो। कोड इंडेंटेशंस, अगला है कोड इंडेंटेशंस, मतलब अगर आपका कोई फंक्शन बनाना है, फॉर फॉर लूप बनाना है जिसमें ये करली ब्रैकेट्स हैं, अब इस फंक्शन के अंदर ये एक स्टेटमेंट है उसके अंदर है, फंक्शन के अंदर है, और हो सकता है कई और लाइंस ऑफ कोड हो इसके अंदर, तो जो भी आपने बनाना है उसको इंडेंट देना है। इंडेंट का मतलब है उसके आगे, मतलब ऐसे एफ, एफ के नीचे से शुरू नहीं करना, दो आगे करके आर, आर रिटर्न जो लिखा हुआ है उसने दो स्पेस करके रिटर्न लिखा, तो ऐसे मतलब वो पता लगेगा कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो इस फंक्शन के अंदर है। तो ऐसे जो भी और भी अगर स्टेटमेंट्स इसके अंदर होंगी, तो वो ऐसे ही दो दो स्पेस छोड़कर होंगी। ये देखो ये दो स्पेस छोड़कर उसने तीसरे पे लिखा आर, मतलब एन के नीचे लिखा उसने, फंक्शन के एन के नीचे लिखा, एफ यू को छोड़ दिया, मतलब ये आर इधर भी लिख सकता था ना, एफ के नीचे लिख सकता था, पर उसने नहीं लिखा। ये उसको कह रहा है ऑलवेज यूज टू स्पेसेस फॉर इंडेंटेशन ऑफ कोड ब्लॉक्स। तो जो कोड ब्लॉक्स हैं, कोड ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको दो स्पेस छोड़कर लिखो, कि वो पता लगे कि इसके अंदर है, इस फंक्शन के अंदर है। तो ऐसे करके हमें फॉर, देखो ये सिर्फ नहीं है एग्जांपल, फॉर लूप में भी ऐसे ही होता है। फॉर, अगर ऊपर फॉर लिखते हो और ऊपर लूप लगाते हो और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर, फॉर के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको दो स्पेस छोड़ के लिखनी है, कि वो पता लगे कि वो फॉर लूप के अंदर है। अब स्टेटमेंट रूल्स आता है, जनरल रूल्स फॉर सिंपल स्टेटमेंट्स, ऑलवेज एंड अ सिंपल स्टेटमेंट विद अ सेमीकोलन। तो वो कह रहे हैं कि सेमीकोलन पे जरूर ध्यान दो, हर स्टेटमेंट को खत्म करने पे एक सेमीकोलन चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये एक ही है, एक ही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है और ये सारा लिखा जाए, इस पे सेमीकोलन नहीं डालना हर एक पे, वो जब खत्म होगा, कर्ली ब्रैकेट खत्म होगा उसके बाद सेमीकोलन डालना है। तो ये है तो एक ही लाइन है, हमने इसको ऐसे अलग अलग लाइंस में ब्रेकअप, इसको एक लाइन में लिख सकते थे, फर्स्ट नेम कॉलन जॉन, कॉमा, लास्ट नेम कॉलन डो, कॉमा, एज कॉमा कॉलन 50, कॉमा, आई कलर कॉलन, ऐसे एक ही लाइन में लिख सकते थे। बट क्योंकि रीडेबिलिटी कम हो जाती, इसके लिए हमने इसको ब्रेकअप कर दिया। अब ब्रेकअप करते तो
जो कर्ली ब्रैकेट के बाद लिखना है ये सेमीकोलन, इनके हर एक में नहीं लिखना सेमीकोलन। यहाँ पे देखो ये एरे है, तो एरे को खत्म करते हुए फिर सेमीकोलन लिखना है, तो वो कह रहा है कि हर स्टेटमेंट में सेमीकोलन जरूरी है। जनरल रूल्स फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेटमेंट्स, पुट द ओपनिंग ब्रैकेट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन, यूज वन स्पेस बिफोर द ओपनिंग ब्रैकेट। तो वो यही कह रहा है कि आपको ये जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये फंक्शन वगैरह आ गए, तो फंक्शन के बाद ये फंक्शन का नाम आ गया ब्रैकेट ओपन, ये जो भी पैरामीटर्स हैं ब्रैकेट क्लोज, और फिर एक स्पेस डालना करली ब्रैकेट ओपन। तो ये करली ब्रैकेट ओपन, जो ब्रैकेट ओपन है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन, तो ये कह रहा है कि फर्स्ट लाइन के अंदर ही इसको करली ब्रैकेट ओपन को डालो। नीचे भी डाल सकते थे बट ऐसे वो स्टैंडर्ड कह रहा है कि ऊपर डालो। वन स्पेस बिफोर द ओपनिंग ब्रैकेट, तो वन स्पेस बिफोर द ओपनिंग ब्रैकेट इधर स्पेस डालना है। पुट द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑन द न्यू लाइन, तो वो कह रहा है जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ये वाली, इसको नीचे करके लिखो, नीचे लिखो, ठीक है ना। पुट द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑन द न्यू लाइन विदाउट लीडिंग स्पेसिस, तो वो कह रहा है कि क्लोजिंग ब्रैकेट जो है ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट, ये जो है वो उसको न्यू लाइन में लिखो, ये जो रिटर्न वाला स्टेटमेंट है या कोई भी है। डू नॉट एंड अ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट विद सेमीकोलन, तो वो जो ये जो कॉम्प्लेक्स है जैसे फंक्शन हो गया, जैसे फॉर लूप है, वो कह रहा है कि इसको सेमीकोलन मत डालो, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सेमीकोलन डालो। अब जैसे देखो ये फॉर लूप है, तो फॉर लूप के अंदर ये जो स्टेटमेंट है x प्लस इक्वल्स टू आई, इसके साथ हमने सेमीकोलन डाला, इसके बाद सेमीकोलन नहीं डाला, तो वो ऐसे कह रहा है कि इसको ना डालो। अब कंडीशंस, जैसे कंडीशंस हैं, इफ एक स्पेस, ये जो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज है, तो इसको एक स्पेस करके दिया हुआ है, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे ग्रीटिंग, फिर यहाँ पे इस न्यू लाइन पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद एक स्पेस एल्स, एल्स करके डाला, और फिर उसके बाद ये डाला, और फिर ये एंड में सेमी कर्ली ब्रैकेट क्लोज डाला है। तो देखिए ध्यान से कि कहाँ पे इसने ओपन किया, फर्स्ट लाइन पे इसने ओपन किया कर्ली ब्रैकेट को, और एक एंटर मार के उसने नेक्स्ट लाइन पे उसने क्लोज किया। फिर अगर एक एल्स है, एल्स उसने स्पेस करके, एल्स स्पेस करके कहा कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर ये स्टेटमेंट्स डाले, इन स्टेटमेंट्स के अंदर, इन स्टेटमेंट्स के एंड पे ये सेमीकोलन डाला उसने, देखिए। बट कर्ली ब्रैकेट के क्लोज होने पे उसने कोई सेमीकोलन नहीं डाला। अब ऑब्जेक्ट रूल्स के बारे में बता रहा है, जनरल रूल्स फॉर ऑब्जेक्ट डिफिनेशन, प्लेस द ओपनिंग ब्रैकेट ऑन द सेम लाइन, वैसे जैसे हमने एरे के लिए कहा, use colon plus one space between each property and its value, use quotes around string values, not around numeric values। obviously जो ये string values हैं उनके अंदर कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज डालना है, न्यूमरिक वैल्यूज में नहीं डालना। डू नॉट एड अ कॉमा आफ्टर द लास्ट प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर, तो वो पेयर की बात कर रहा है कि अगर आपने प्रॉपर्टी पेयर प्रॉपर्टी वैल्यू डाली, तो एंड जो है लास्ट प्रॉपर्टी है उसमें कॉमा मत डालना। प्लेस द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑन द न्यू लाइन विदाउट लीडिंग स्पेस, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि आपने जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो नेक्स्ट लाइन में लिखे हैं। ऑलवेज एंड एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन विद सेमीकोलन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का बता रहा है कि एंड करने में सेमीकोलन जरूर डालना है। अब वो एग्जांपल है, देखो कांस्टेंट, ये एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन ऑब्जेक्ट है, इसके एक स्पेस इक्वल्स टू एक स्पेस कर्ली ब्रैकेट दिया, ऊपर ही उसी लाइन पे दिया ओपन, फिर उसने एक एक करके लिखा जो भी उसके हैं जो प्रॉपर्टी और वैल्यू है, फिर उसने कॉमा डाला, फिर उसने नेक्स्ट लाइन पे लिखा कॉमा डाला, फिर उसने नेक्स्ट लाइन में कॉमा डाला, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा। अब ये जो लास्ट है इसमें कॉमा नहीं डाला उसने, अब कर्ली ब्रैकेट के बाद उसने सेमीकोलन डाला, क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है इसके लिए यहाँ पे सेमीकोलन डाला है। वो फॉर लूप बड़े सारे स्टेटमेंट्स हैं अंदर उसके, उनके अंदर हमने सेमीकोलन डालना है, बट उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने सेमीकोलन नहीं डालना। बट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एक ही लाइन है, एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो उसका सेमीकोलन डालना जरूरी है। अंदर हम सेमीकोलन नहीं डालते क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस है, मतलब ये फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम आ गया फिर एज आ गया फिर आया, हम इधर सेमीकोलन डालेंगे तो वो एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे उसका नेक्स्ट जो है वैल्यू वो काउंट नहीं किया जाता। तो ऐसे करके हमें डालना। अब वो कह रहे हैं कि शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिटन कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं, एक ही लाइन में लिख सकते हैं, वो तो हमने पहले भी देखा है। अब वो कह रहे हैं लाइन लेंथ
इज लेस देन 80, मतलब आपको 80 कैरेक्टर्स तक ही लाइन को लिखना है, उसको ब्रेकअप कर लो। मतलब अगर ये देखो एक ही स्टेटमेंट है, ये पूरी एक ही स्टेटमेंट है, बट उसने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, क्योंकि रीडेबिलिटी ज्यादा होती है कि हमने इधर एक ही लाइन में नहीं लिखा, उसको स्क्रॉल करना पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग अच्छी रहेगी कि हमें 80, लेस देन 80 होने चाहिए कैरेक्टर्स एक ही लाइन में। तो अगर वो ब्रेक कर दिया तो इधर आ गया, फिर इधर सेमीकोलन लिख दिया, एक ही स्टेटमेंट है, तो ऐसे करके ब्रेक कर सकते हैं। एक ही लाइन में लिख सकते थे, बट वो कह रहा है कि 80 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब नेमिंग कन्वेंशंस कैसे कहने, वेरिएबल एंड फंक्शन नेम्स रिटर्न एज कैमल केस, तो वेरिएबल और फंक्शन नेम को कैमल केस के साथ यूज करो। बट जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं इन अपर केस, सबको अपर केस में लिखो। वी डू नॉट, वी डोंट, बट इट्स क्वाइट कॉमन। वो कह रहे हैं कि हम जो W3C स्कूल्स हैं, हम ये काम नहीं करते, बट ग्लोबल वेरिएबल्स बड़े सारे प्रोजेक्ट्स में, बड़े सारे जो प्रोग्रामर्स हैं वो ये इसको यूज करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स को अपर केस में लिखते हैं। कॉन्स्टेंट्स लाइक PI रिटर्न इन अपर केस, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको अपर केस में लिखता है, जैसे पाई है, कोई भी कॉन्स्टेंट है। शुड यू यूज हाइफन्स, कैमल केस और अंडरस्कोर्स इन वेरिएबल नेम्स, तो वो क्वेश्चन पूछा, दिस क्वेश्चन प्रोग्रामर्स ऑफन डिस्कस, द आंसर डिपेंड्स ऑन हु यू आस्क। तो वो कह रहे हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि हाइफन्स, कई लोग हाइफन्स यूज करते हैं, कैमल केस यूज करते हैं, या अंडरस्कोर्स यूज करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे फर्स्ट नेम है, अब फर्स्ट नेम जो ये है लिखा हुआ है, अब कहीं कोई क्या करता है, फर्स्ट हाइफन नेम कर देता है, या फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कर देता है, या वो कैमल केस यूज करता है। तो वो कह रहा है कि अब हर कोई अपना अपना स्टाइल अपनाता है, बट हम मतलब एक, अगर आप हैं, अगर एक आप कंपनी में हैं, तो कंपनी वाले डिसाइड करेंगे कि आपने कि कौन सा वाला यूज करना है, हाइफन यूज करना है या कैमल केस। आपके जो टीम लीडर्स होंगे, जो आपके ऊपर होंगे, रिपोर्टिंग मैनेजर्स होंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे यूज करो। हर एक कंपनी का अलग अलग, बट अगर आपने एक बार ही उसको यूज किया, अगर कैमल केस यूज किया तो कैमल केस ही यूज करना है। अगर हाइफन वगैरह डाला या अंडरस्कोर डाला तो उसको अंडरस्कोर से ही करना है, अलग अलग नहीं करना। एक ही प्रोजेक्ट में या दो तीन प्रोजेक्ट्स में सबको सेम रखना है। Hyphens in HTML and CSS. HTML5 attributes can start with data quality. तो कह रहा है HTML5 में attributes हम ऐसे हाइफन करके डाल सकते हैं। CSS uses hyphen property names. तो जैसे CSS है, अब property names हमने CSS में पढ़ा है, मेरी वीडियोस आप देख सकते हो CSS की। तो जहाँ पे वो प्रॉपर्टीज, जैसे फॉन्ट साइज है, तो उन्होंने ये फॉन्ट हाइफन साइज करके लिखा। वो ऐसे भी लिख सकते थे, फॉन्ट बिना हाइफन के साइज, अब F छोटा और S बड़ा, साइज, साइज का S बड़ा, तो वो ऐसे करके भी लिख सकते। बट वो कह रहा है कि CSS जो है, जिसने ये CSS बनाया है, वो ये ऐसे यूज करता है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट हाइफन साइज यूज करता है। तो वो अभी ये कह रहा है कि हाइफन कैन बी मिस्टेकन बाय सब्ट्रैक्शन अटेम्प्ट्स। तो वो कह रहा है कि हो सकता है आपको मतलब मिस्टेक हो जाए कि आप हाइफन को माइनस से कंफ्यूज कर जाओ, तो वो कह रहा है कि हाइफन यूज नहीं करना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट जो कह रहा है, तो हाइफन्स यूज नहीं करता जावास्क्रिप्ट में। अंडरस्कोर, जैसे ये अब डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर बर्थ है, तो ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं, बट मैं तो यही कहता हूँ कि कैमल केस यूज करो। लोडिंग जावास्क्रिप्ट इन HTML, तो वो कह रहा है कि यूज अ सिंपल सिंटेक्स फॉर लोडिंग इन द, वो कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट ये JS फाइल यूज करो, जावास्क्रिप्ट पूरी इधर ना लिखो HTML के अंदर, एक अलग सी एक्सटर्नल JS फाइल बनाओ, उसमें सारे फंक्शंस और मेथड्स डालो, और फिर उसको यूज करने के लिए अपने HTML पेज में ये एक सेंटेंस लिख दो कि भाई मेरी जो स्क्रिप्ट है उसका सोर्स ये है, ये फाइल है। तो वो सारा कुछ जो इस JS फाइल में होगा, फंक्शंस होंगे, वो सारा कुछ इस HTML में आ जाएगा, और आप उसको यूज कर सकते हो रन टाइम पे। वैसे नहीं देख सकते, वैसे अगर आपको एडिट करना है तो आप इस JS फाइल में जाओगे, इसको नोटपैड में खोलोगे, इसके अंदर जो भी कुछ लिखना है वो लिखोगे और एडिटिंग करोगे। बट इसको अलग रखो, वो ये कह रहा है कि आप HTML के अंदर मत कुछ भी डालो, स्क्रिप्ट मत डालो। एक्सेसिंग HTML एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स कैसे एक्सेसिंग करते हैं HTML एलिमेंट्स, जैसे ये consequence of using untidy HTML styles might result in errors. These two JavaScript statements will produce different results.
तो वो कह रहा है कि ये जो नेम है, आईडी है, डेमो, अब डेमो लिखा हुआ है तो डी कैप्स में लिखा हुआ है और यहाँ पे डी डेमो स्मॉल में लिखा हुआ है। तो वो HTML जो है केस सेंसिटिव है। तो वो क्या है कि अगर आपका जो आईडी है जहाँ पे आपने HTML का टैग लिखा है, वहां पे वो जो आईडी आपने लिखी है अगर वो कैप्स में होगा तो ये पहचाना जाएगा, ये नहीं, इसमें वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये स्मॉल में लिखा हुआ है, डी स्मॉल में लिखा हुआ है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि उसको अच्छी तरह ध्यान से उसको पढ़ने हैं। अब फाइल एक्सटेंशंस डॉट HTML लिखना है, डॉट CSS लिखना है, डॉट JS लिखना है। यूज लोअर केस फाइल नेम्स, फाइल नेम्स को लोअर केस में डालो हमेशा कि हमें पढ़ा जाए। जैसे यहाँ पे JS फाइल थी, अब माई स्क्रिप्ट डॉट JS फाइल, माई को स्मॉल में लिखा है और स्क्रिप्ट को भी स्मॉल में लिखा है, तो यूज लोअर केस, वो कह रहा है नेम्स के लिए। Coding conventions are not used by computers. Most rules have little impact on the execution of programs. तो वो कह रहा है कि परफॉर्मेंस उसकी कम ज्यादा नहीं होती, हमें रीडेबिलिटी ठीक से समझ आती है भाई, ये अगर हमने कोडिंग कन्वेंशंस दिए तो वो अपने लिए अच्छा होगा और दूसरे टीम मेंबर्स के लिए अच्छा होगा। बट कंप्यूटर के लिए नहीं है, कंप्यूटर वही स्पीड लगाएगा जितनी स्पीड से उसको पढ़ना है, चाहे वो आप अच्छे तरीके से करो चाहे वो आप मतलब ठीक ढंग से ना लिखो। तो वो ये कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस में। जावास्क्रिप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? अवॉइड ग्लोबल वेरिएबल्स, अवॉइड न्यू, अवॉइड इक्वल्स टू, अवॉइड इवैल। तो वो ऊपर ही ये कह रहा है कि इसको ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज ना करो, न्यू को यूज ना करो, अवॉइड इक्वल्स टू और अवॉइड इवैल। तो वो क्यों कह रहा है ये सारा इधर बता रहा है। Avoid global variables. Minimize the use of global variables. This includes all data types and functions. Global variables and functions can be overwritten by other scripts. Use local variables instead and learn how to use closures. तो वो ये कह रहा है कि आपको ग्लोबल वेरिएबल्स यूज नहीं करना, ज्यादातर आप अपने जो फंक्शंस के अंदर लोकल वेरिएबल्स हैं उन्हीं को यूज करो, ग्लोबल वेरिएबल्स यूज ना करो अपने स्क्रिप्ट। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक बार वो सबसे ऊपर JS फाइल के ऊपर आपने डिफाइन कर दिया तो आप सारे फंक्शंस और सारे अपने मेथड्स के अंदर उसको यूज कर सकते हो। बट वो कह रहा है कि अवॉइड करो, क्यों? क्योंकि हो सकता है ये ओवर रिटन हो जाए। हो सकता है मतलब एक लंबी सी आपके पास फाइल है तो उसी के अंदर वेरिएबल्स, ऊपर वेरिएबल को उसी नेम का वेरिएबल नीचे भी डिक्लेयर कर दिया किसी ने, या JS फाइल से आ गया, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, वो आपको एरर वगैरह देगा, समझ नहीं पाओगे। इसके लिए वो ग्लोबल वेरिएबल्स कम से कम यूज करो। ऑलवेज डिक्लेयर लोकल वेरिएबल्स, तो लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो और अपना मतलब अच्छी तरह उसको यूज करो। लोकल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद var, let और const। तो ये तीन तरह के वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। var को यूज कर सकते हो, var वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, let को यूज कर सकते हो और const को यूज कर सकते हो, कांस्टेंट। तो ये स्ट्रिक्ट मोड डज नॉट अलाउ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स। तो वो कह रहा है कि स्ट्रिक्ट मोड भी अगर अप्लाई करोगे तब भी वो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स को नहीं लेगा। तो जावास्क्रिप्ट में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डिक्लेरेशंस ऑन टॉप, इट इज गुड कोडिंग प्रैक्टिस टू पुट ऑल डिक्लेरेशंस एट द टॉप ऑफ ईच स्क्रिप्ट और फंक्शन। तो वो कह रहे हैं कि ऊपर ही डिक्लेयर कर दो आपने जो पीस ऑफ कोड है, यहाँ पे सारे डिक्लेयर कर दो, नीचे और नीचे कोड के नीचे बीच में उसको डिक्लेयर करो, ऊपर ही सारे अपने वेरिएबल्स वगैरह को डिक्लेयर कर दो। ऊपर लोकल वेरिएबल्स कह रहे हैं, ग्लोबल नहीं कह रहे। प्रोवाइड अ सिंगल प्लेस टू लुक फॉर द लोकल, तो एक ही जगह पे सारे वेरिएबल्स को डाल दो। ये हो सकता है फर्स्ट नेम 10 लाइन के बाद यूज हो, ये लास्ट नेम हो सकता है 50-100 को लाइंस के बाद यूज हो, पर इसको ऊपर ही डिक्लेयर कर दो, एक साथ डिक्लेयर कर दो कि पता लगे कितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं। मेक इट इजियर टू अवॉइड अनवांटेड ग्लोबल वेरिएबल्स, तो वही है कि ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज ना करो। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अनवांटेड रीडिक्लेरेशन, तो रीडिक्लेरेशन भी मत करो क्योंकि इससे अगर आप ऊपर ही सारे डिक्लेयर कर दोगे नीचे डिक्लेयर कर दो तो आपकी डुप्लीकेसी नहीं होगी, दोबारा रीडिक्लेरेशन नहीं होगा। तो ये कह रहा है इनिशियलाइज वेरिएबल्स, इट इज गुड कोडिंग प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स व्हेन यू डिक्लेयर देम। तो वो कह रहा है कि सबसे पहले आप उनको
इनिशियलाइज कर दो, इनिशियलाइज का मतलब है एम्प्टी एम्प्टी कर दो, जैसे फर्स्ट नेम है उसको एम्प्टी कर दिया, कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज कर दिया, प्राइस को उसको जीरो कर दिया, डिस्काउंट को उसको जीरो कर दिया, एरे को उसने ब्रैकेट ओपन मतलब ये खाली एम्प्टी कर दिया एरे को, ऑब्जेक्ट को भी एम्प्टी रख दिया। तो ऐसे करके आप जब आप डिक्लेयर करते हो उसको आप इनिशियलाइज भी कर दो, इनिशियलाइज का मतलब है खाली कर दो, इक्वल्स टू एम्प्टी कर दो इनको, जीरो करके या जो स्ट्रिंग है कोटेशन ओपन कोटेशन करके खाली कर दो। तो ऐसे करके उसको यूज करो। डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स विद कॉन्स्टेंट्स, तो वो ऑब्जेक्ट्स को लेट करके ना करो, कॉन्स्ट करके ऑब्जेक्ट्स को बनाओ। ऐसे डिक्लेयर एरेज विद कॉन्स्टेंट, तो एरेज को भी लेट करके ना बनाओ, इसको कॉन्स्ट करके बनाओ। डोंट यूज न्यू ऑब्जेक्ट, इंस्टेड न्यूज यूज ये कोटेशन ओपन कोटेशन स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ न्यू स्ट्रिंग, या इक्वल जीरो इंस्टेड ऑफ न्यू नंबर, या फॉल्स। तो ऐसे करके न्यू न्यू करके ना उसको यूज करो न्यू ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे मतलब कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज ये वही काम करता है जो ये न्यू स्ट्रिंग काम करता है, बट ऐसे यूज ना करो न्यू को, वो न्यू को कह रहा है कि यूज ना करो। जैसे करके जैसे ये x इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग करके भी हम लिख सकते थे, बट x1 इक्वल्स टू ये ऐसे कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज लिखो, तो ये वही काम कर रहा है बट ठीक ढंग से काम कर रहा है हमारे लिए, न्यू यूज ना करो। Beware of automatic type conversions. So loosely typed a variable can contain all data types. A variable can change its data type. तो वो कह रहा है कि इसको जो वेरिएबल्स हैं उनको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करो कि ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन ना हो जाए उनकी। तो लेट एक्स इक्वल्स टू हेलो, ये जो स्ट्रिंग है देखो अभी ये स्ट्रिंग है, उसी को ही उसने नंबर कर दिया, तो उसका जो टाइप ऑफ अगर लोगे इधर इसके बाद टाइप ऑफ उसका नंबर हो जाएगा, पर पहले उसका स्ट्रिंग था। तो ये अवॉइड करो, वो कह रहा है ये इस चीज को अवॉइड करो। बिवेयर दैट numbers can accidentally be converted to strings or nan not a number when doing mathematical operations javascript can convert numbers to string। वो कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है javascript क्या करता है numbers को string में convert कर देता है या nan में convert करता है जब आप multiplication division करते हो। तो अब देखो इसको एक एक करके उसने समझाया कि कैसे है। अब देखो 12 जो प्लस आया 12 आया टाइप ऑफ नंबर है, ये ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है, अब देखो एक्स स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि उसने एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, उस नंबर उसने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, तो 5 और उसको उसके साथ जोड़ दिया 57 आंसर आ गया। तो 57 क्या है, एक स्ट्रिंग बन गई क्योंकि इसको भी उसने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। अब यहाँ पे भी ये स्ट्रिंग है, इसको 7 को उसने नंबर से स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया और आंसर उसको लिख दिया 57, और वो टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये मतलब ऐसे करके ध्यान रखना है कि ऐसे वो कन्वर्ट कर देता है। अब 5 माइनस एक्स जो है वो एक्स को -5 नहीं कर सकता उसको, तो उसको NaN कर दिया नंबर। तो ऐसे करके बड़े सारे सब्ट्रैक्टिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग डज नॉट जनरेट एन एरर बट रिटर्न्स NaN नॉट अ नंबर। तो वो कह रहा है कि अगर आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ माइनस करोगे तो वो एरर नहीं देगा, बट साथ में वो उसको रिटर्न क्या कर देगा, NaN। तो वो इसका ध्यान रखना। यूज ट्रिपल इक्वल्स टू फॉर कंपैरिजन, डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज कन्वर्ट्स द टू मैचिंग टाइप्स बिफोर कंपैरिजन। तो वो कह रहा है कि डबल इक्वल्स टू अगर बना लिखोगे तो वो अगर दोनों का टाइप डिफरेंट होगा तो किसी एक को वो क्या कर देगा, उस टाइप के कन्वर्ट कर देगा, वो ठीक नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, 3 इक्वल्स टू यूज करने चाहिए जहां पे आप कंपैरिजन कर रहे हो। एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे ये देखो 0 इक्वल्स टू ये ट्रू है, ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। बट अगर आपने यहाँ पे 3 इक्वल्स टू लिखे तो 0 3 इक्वल्स टू फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि वो थर्ड जो इक्वल्स टू है वो टाइप का भी टाइप भी देख रहा है उसका, मतलब ये देखो ये न्यूमरिक है और ये स्ट्रिंग है, तो ये गलत है ना, फॉल्स होना चाहिए। बट डबल इक्वल्स टू टाइप नहीं देख रहा, उनको देख रहा है कि ये कन्वर्ट हो रहा है, इक्वल्स टू है 0 इक्वल्स टू ये है तो हो रहा है, 1 इक्वल्स टू 1 है क्यों, अब 1 इक्वल्स टू 1 को देख रहा है, 1 को भी कन्वर्ट कर देता है नंबर में, तो वो उसको। बट जो 3 इक्वल्स टू है वो टाइप को भी देखते हैं, उसका टाइप क्या है, तो दोनों के टाइप इक्वल्स टू होने चाहिए। 1 विदाउट कोटेशन भी होना चाहिए था, ये विद कोटेशन है इसके लिए उसका आंसर फॉल्स है। यूज पैरामीटर डिफॉल्ट्स, if a function is called with a missing argument
द वैल्यू ऑफ द मिसिंग आर्गुमेंट इज सेट टू अनडिफाइंड। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मिसिंग आर्गुमेंट्स को यूज अनडिफाइंड कर देता है। फंक्शन इज कॉल्ड विद मिसिंग आर्गुमेंट्स, तो द वैल्यू ऑफ द मिसिंग आर्गुमेंट इज सेट टू अनडिफाइंड। तो वो कह रहा है कि अगर एक फंक्शन में दो पैरामीटर्स हैं एक्स कॉमा वाई, अगर आपने कोई एक वैल्यू नहीं दिया जहां पे आप इसको यूज करें, माई फंक्शन को वो ऊपर कहीं यूज कर रहे होंगे, तो वो वाई को अगर नहीं डालोगे तो वो अनडिफाइंड होगा। इसके लिए वो कह रहा है कोई डिफॉल्ट वैल्यू जरूर डालनी चाहिए। मतलब अगर तो खाली डालोगे, कुछ भी डालोगे, बट उसको डालो। ये वो कह रहे हैं। एंड योर स्विचेस विद डिफॉल्ट्स। तो वो जो स्विच का स्टेटमेंट्स हैं, ये स्विच का स्टेटमेंट है, वो कह रहा है एंड में डिफॉल्ट जरूरी होना चाहिए। तो ये वो है डिफॉल्ट का, भाई किसी एक केस में अगर नहीं गया तो इस डिफॉल्ट केस में जाएगा। तो वो कह रहा है कि डिफॉल्ट होना चाहिए। अवॉइड नंबर स्ट्रिंग एंड बुलियन एज ऑब्जेक्ट्स। तो वो कह रहा है कि अवॉइड करो ऑब्जेक्ट्स को नंबर स्ट्रिंग एंड बुलियन में डालने में। तो वो ऐसे करके वो कह रहा है कि अवॉइड करो उस चीज को। अवॉइड यूजिंग ई वैल। तो ई वैल को यूज ना करो, वो कह रहा है। ई वैल एक फंक्शन है, इज यूज टू रन टेक्स्ट एज कोड। तो वो एक एक टेक्स्ट को वो कन्वर्ट कर देता है स्टेटमेंट में। तो वो कह रहा है कि उसको अवॉइड करो लिखने में। ओके ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। और आई थिंक हमने जावास्क्रिप्ट फॉर बिगनर्स को हमने एंड कर दिया है इस वीडियो से। और फिर हम जावास्क्रिप्ट फॉर एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट हम शुरू करेंगे कोर्स को। तो अगर तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको रजिस्टर करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 8810571940। और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।